नमस्कार साथियों। विमर्श की आज की प्रक्रिया में सर्वप्रथम विशिष्ट दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे, साथ ही साथ भारतीय परिपाटी में आज महाशिवरात्रि का दिन और हमारी विमर्श की टीम के लिए हर्ष का विषय आदरणीय मित्र विनय जी का जन्म दिवस। तो सर्वप्रथम विमर्श की पूरी टीम के द्वारा विनय जी को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी प्रेरणा, उनके प्रयासों से हम विमर्श की इस प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तमाम साथी जुड़ रहे हैं और अब साथी लगातार कुछ न कुछ अपना संदेश भी भेज रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा, इस विषय पर विमर्श। तो आज का दिन, पहले तो मातृ दिवस की बात करें, वुमेन्स डे, मतलब अगर हम नारी तत्व की मीमांसा करने लगे तो एक बृहद मीमांसा है और इसका अगर हम भारतीय संस्कृति के तहत सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च विमर्श कर सकते हो तो वो आज ही का दिन है, अर्धनारीश्वर। इस सृष्टि में आधा आधा नर और नारी, तो इससे ऊंची पराकाष्ठा शायद ही कोई हो सकती हो। हमारे व्यवहारिक समाज में यह स्वीकार्यता अब बढ़नी चाहिए। किसी समय माना जाता था कि हमारी पारिवारिक परंपरा मुख्य रूप से मातृसत्ता पे आधारित थी। फिर ये समाज किसी दौर में पितृसत्तात्मक हुआ। शायद शक्ति का वर्चस्व रहा हो या तमाम अन्य अक्रांत विहृत सभ्यताओं के आक्रांत रूपों का प्रतिफल रहा हो, जब जो है ये प्रक्रिया बदली होगी। फिर भी औसत रूप में, हम व्यवहारिक रूप में आज भी मानते हैं कि हमारे यहाँ मातृसत्ता ही चलती है, लेकिन समाज में इसको पूरे रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, विश्व पटल पर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और एक बड़ा विमर्श हो सकता है जिसका फलक बड़ा हो सकता है। जहां पाश्चात्य सभ्यता ने नारी को बराबरी का दर्जा दिया है, वहीं बाजार का केंद्र बिंदु भी बना दिया है। तो हमें नारी की अस्मिता, गर्विता का ध्यान रखते हुए बराबरी का स्थान तो देना है, समभाव देना है। समस्थान और समभाव ये प्रकृति के अनुरूप होने चाहिए, इस पर चिंतन और मनन होना चाहिए। इस प्रकृति में पुरुष तत्व और नारी तत्व की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का मिला जुला रूप ही एक आदर्श समाज बना सकता है। दूसरा प्रसंग, जो हम भगत सिंह की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसका प्रयोजन महज एक लगातार इधर जो देश का माहौल है जिसमें हम चुनाव की ओर जा रहे हैं, ऐसे में नवयुवकों का जागरण, एक थोड़ी सी सोच अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, ये निश्चित रूप से हर एक नागरिक का फर्ज होता है। और एक बात की कमी जो समाज में महसूस होती है, अपना दौर कहने का मतलब 20-25 साल पहले की हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे बीच के युवकों और आज के यूथ को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि अध्ययन और फोकस्ड होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई है। जहां संचार क्रांति ने हमें सारा नॉलेज एक टिक पर, स्क्रॉल पे उपलब्ध करा दिया है, वहीं हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। किताबों का अध्ययन और
अध्ययन के बाद चिंतन मनन, ये अध्यवसाय मतलब सोचना समझना, अंडरस्टैंडिंग, और उससे एक आदत, आदत से चरित्र, चरित्र से व्यक्तित्व, इनका जो विकास होता है स्वाभाविक रूप से, वो कहीं ना कहीं रुग्ण हो रहा है, और जिसका प्रभाव भी हम समाज में देख रहे हैं। स्वतंत्र बोध की क्षमता युवा वर्ग में, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता युवा वर्ग में, ये घटती जा रही है, कम होती जा रही है। यांत्रिक ज्ञान, मैकेनिकल नॉलेज निश्चित रूप से बढ़ रहा है, हमारी सुख सुविधा के संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन मौलिकता कहीं ना कहीं घट रही है। आज इसी संदर्भ में एक पुस्तक जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसे अपने समय में कई बार मैं पढ़ा करता था जब 16-17 की उम्र अवस्था थी, तरुणाई के सपने, सुभाष चंद्र बोस, और इसके 4-5 लाइनें आज अनायास में साथियों के बीच में रखना चाहता हूं। गोपाल लाल सान्याल लिखते हैं, दिसंबर 1928 के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से पूर्व सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक तरुणेर स्वप्न प्रथम बार प्रकाशित हुई। इसके 2 वर्ष बाद प्रकाशित हुई नूतनेर संधान। फिर अनेक वर्ष बीते, पर सुभाष चंद्र के स्वप्न आज तक भी सफल नहीं हुए, न नूतन का संधान ही शेष हुआ। दोनों पुस्तकों की प्रारंभिक बातें जैसी तब सत्य थी, वैसे ही आज भी सत्य है। स्वप्न को रूपायित करने के लिए जिस एकांतिका, आग्रह एवं साधना की आवश्यकता है, वह हम अब तक अर्जित नहीं कर पाए हैं। हमारे देश में विद्वानों, विशिष्ट चिंतकों एवं कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति का अभाव अभी तक नहीं मिटा जो समस्त ज्ञान को दीप्तिमंडित करे, समस्त चिंतन को फलीभूत करे, समस्त प्रयासों को जयमंडित करे। सुभाष चंद्र ने अपने विविध प्रबंधों, पत्रावलियों एवं भाषणों के माध्यम से ऐसे पौरुष की प्राप्ति के लिए पत्र निर्देश किए। ये महज एक उदाहरण है भावों को एक सामान्य क्रम से एक ऊंची दशा में ले जाने का। ऐसे ही हम जब भगत सिंह को पढ़ते हैं, भगत सिंह के पत्रों को पढ़ते हैं, तो अनायास ही इस राष्ट्र की एक नई परिपाटी हमारे सामने आती है। कोशिश करेंगे हम अगले संस्करण में ग्लोबलाइजेशन, अभी जो एक विमर्श बन रहा है, उस साथियों ने अनुरोध भी किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका शिक्षा पर दूरगामी प्रभाव क्या होगा, समाज पे क्या प्रभाव होगा, इसके चिंतन को हम आगे बढ़ाएं अगली श्रृंखला में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।